ठीक है, रुड़की उत्तराखंड में है। बाकी मेरा एक फ्रेंड है, जैसे उसको 2000 कुछ रैंक आया, उसको पटना में CS मिल रहा है, IIT पटना। बाकी किसी को सिविल मिल रहा है, कोई बिट्स पिलानी में जा रहा है, कोई अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा रहा है। सो ये सब एक 2 साल का स्ट्रगल होता है, जो हम आज अगर अच्छे कॉलेज में लैंड हो रहे हैं, ताकि हमें एक बैकअप रहे कि हाँ कुछ नहीं हो तो कॉलेज हमें एक वे दे देगा कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा हमारी लाइफ में। तो आगे के फ्यूचर को सेव करने के लिए हमें पीछे काफी सारा स्ट्रगल करने पड़ता है, क्योंकि हर एक हीरो का एक बैक स्टोरी होता ही है ऑब्वियसली, है ना। सो तुम अभी HSC में हो, उसके बाद तुम्हें किसी को पता है एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं? CET है, MST CET जो स्टेट लेवल पे होता है, और अगला है JEE मेंस। बाकी दूसरे स्टेट्स के भी होते हैं, जैसे कॉमेड के। बाकी अच्छे अच्छे कॉलेजेस जैसे VIT उनका होता है, बिटसेट, और JEE मेंस और JEE एडवांस तो है ही। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा गवर्नमेंट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे IITs, NITs और GFTIs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ये सब गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। फायदा क्या है इनमें? इनमें फीस रिलेटिवली कम होती है फॉर क्वालिटी एजुकेशन। फीस ज्यादा है थोड़ी, पर क्वालिटी एजुकेशन जितना मिलेगा ना इस फीस में, वो कहीं पर नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक अपना नाम हो जाता है, क्योंकि हम लोग कहीं भी काम करवाने गए, गवर्नमेंट का काम है, तो हम लोग बताएंगे कि हम ये इंस्टीट्यूट से है, अपना काम भी फटाफट होता है। ये खैर साइड वाला पॉइंट है। इसके अलावा हमें जो एलुमनाई बेस मिलता है हमारे जिस कॉलेज से इतने स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, जैसे मैं IIT रुड़की की बात कर रहा था, मेरा सिलेक्शन वहाँ पर हुआ। तो IIT रुड़की स्टैब्लिश्ड कुछ 1847 का है, तो 173 ईयर्स अगो स्टैब्लिश्ड हुआ। जॉन थॉमसन करके कोई ब्रिटिश टाइम का था, वो सिविल इंजीनियरिंग से चालू हुआ, फिर धीरे धीरे रुड़की यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ, फिर 2001 में उसको IIT का टैग दिया गया। सो यू कैन कंसिडर कि एलुमनाई बेस कितना होता है, कि हमें इस कॉलेज से कितने बच्चे, मतलब कितने पास आउट हुए जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, है ना। सो हमें एक सपोर्ट मिलता है आगे कुछ लाइफ में बड़ा करने का। और क्वालिटी एजुकेशन तो ए क्लास क्वालिटी एजुकेशन है। और इसके अलावा जो पीयर ग्रुप मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है संगत का क्या असर होता है कि नहीं। कोई 9th में सीरियस होगा तो 10th में अनडिसिप्लिन भी हो सकता है, अगर संगत संगत के हिसाब से। सो जो फिल्टर में बात कर रहा था ना, 10 लाख स्टूडेंट्स है, 10 लाख स्टूडेंट्स में से 1.5 फिल्टर हुए, 1.5 में 15 to 16,000 फिल्टर हुए। तो तुम समझ रहे हो ना सीरियस बच्चे कितने फिल्टर होते जा रहे हैं। पीयर ग्रुप जो होता है, हमारे साथ और अच्छे अच्छे स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं, है कि नहीं। सो हमें जो संगत मिलती है वो इंडिया के अमंग्स बेस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके साथ हम रहते हैं, खाते पीते और पढ़ते हैं। सो एक माइंड का डेवलपमेंट और बाकी को एजुकेशन तो काफी बेहतर है। तो तुम समझ रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेज की अहमियत क्या है। और बट एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि हमें हॉस्टल में रहना पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। पर ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये उल्टा एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि मैंने भी खुद अपने लाइफ में हॉस्टल का एक्सपीरियंस किया नहीं है। कुछ लोगों ने किया होगा, पर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। तो मैं रुड़की जा रहा हूँ यहाँ से, तो काफी दूर है ऑब्वियसली उत्तराखंड, है कि नहीं। सो हॉस्टल में एक्चुअली हम अपने ही जैसे लोगों के साथ रहते हैं, और हम सिर्फ सीनियर से सीखते हैं। हम अपने जो PhD टीचर्स होते हैं उनसे सीखते हैं। और हॉस्टल ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा हॉस्टल है। IIT रुड़की का कैंपस एरिया 325 एकर्स का है। IIT खड़गपुर का कैंपस एरिया 2000 एकर्स का है। बॉम्बे तो तुम्हें पता है, IIT बॉम्बे उसका भी कुछ 500 के अंडर ये है एरिया, कैंपस एरिया। तो ऐसा छोटा मोटा कैंपस नहीं है। कैंपस के अंदर ही हॉस्पिटल होता है, बैंक होता है, दो बैंक है IIT रुड़की के अंडर। और उनका खुद का गार्डन, बड़ा सा गार्डन होता है, खुद का स्विमिंग पूल होता है। हॉस्टल तो 4-5 होते ही है। फिर बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, केमिकल डिपार्टमेंट के अंडर में पढ़ूंगा। बाकी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, काफी सारे ब्रांचेस हैं। सो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, उनके लिए अपना बेस्ट ट्राई करना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमें इतना सब बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं। तो मैं क्लियर हूँ इन इन जितने भी पॉइंट से डिस्कस किया, वो सब क्लियर है आपको? समझ रहे हैं ना? कुछ क्वेश्चन है अब तक? नहीं ना। सो मुझे बस इतना जानना है कि तुम लोग में से कितने लोगों का एंट्रेंस एग्जाम में इंटरेस्ट है, कि हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए करेंगे, कुछ ट्राई करेंगे अच्छा सा। सर ने बताया होगा ना एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, JEE मेंस, JEE एडवांस। एंट्रेंस एग्जाम एक बार दो, कुछ नहीं हो तो भी एक बार तो दो ही दो, है कि नहीं। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त है जिन्होंने ऐसे ही एक बार दिया था और उसका कुछ हो गया सिलेक्शन, तो अच्छा कॉलेज मिल गया,
है कि नहीं। एंट्रेंस एग्जाम मिनिमम एक तो देना ही देना है, बाकी मैक्सिमम तो 4-5 होते हैं। मैंने खुद मैं गिनाता हूँ। जेई मेंस जनवरी, फिर वीआईटी का एग्जाम था बट वो कोरोना के कारण कैंसिल हो गया। फिर बोर्ड एग्जाम तो था ही, बाकी जेई मेन सितंबर। फिर बिट सेट का एग्जाम था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो काफी टॉप कॉलेज है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में जैसे आईआईटी टॉप में, प्राइवेट में बिरला बिट्स कॉलेज टॉप में है। और इसके अलावा जेई एडवांस तो दिया ही दिया। और इतने ये कुल मिला के 5 एग्जाम्स हो जाते हैं। तो एग्जाम्स देना ऐसा कोई डरावनी बात नहीं है, अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि हम एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, वो ये काफी जिगर चाहिए रहता है इसके लिए, है कि नहीं। तो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, तो अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे कॉलेज में जाने के लिए ये एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। बाकी जेई के बारे में बता देता हूँ। जेई का मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2 साल की जर्नी थी, एक्चुअली 2.5 ईयर्स हो गए, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया, पोस्टपोन हो गया एग्जाम हमारा। सो अप्रैल में एग्जाम होने वाला था, अप्रैल मई में, फिर पोस्टपोन होते होते सितंबर में हुआ, अक्टूबर में रिजल्ट आया और भी सिलेक्शन हो गया। तो जेई बेसिकली जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ओके। और जेई मेंस जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऐसे लेक्चर दे रहा हूँ, तुम लोग ऐसे करके सुन रहे हो। मैं एक्चुअली एक दो साल बाद बोल रहा हूँ, तो मैं इतना एक्साइटेडली नहीं बोल पा रहा हूँ जितना बोलना चाहिए था। सो एंजॉय योरसेल्फ। देखिए कुछ डाउट है तो पूछो मुझे। और ये पर्दे के पीछे कोई है क्या? हाँ बस, तो ठीक है। सो 300 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 100 मार्क्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। बेसिकली हर एक एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारा पीसीएम स्किल्स चेक करेंगे, ओके। सो पीसीएम 100 मार्क्स का है। जेई मेंस में 100 है, और फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। सर ने तुम्हें बताया होगा पैटर्न थोड़ा बहुत अच्छे से, तो मैं सिर्फ एक ओवरऑल आउटलुक दे रहा हूँ कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें एबीसीडी ऑप्शन होता है, इतना तो पता ही है तुम्हें ऑब्वियसली। तो एबीसीडी ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक सिंगल चॉइस मेंस में आता है। उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अगर रॉन्ग हुआ तो उसका 0 नहीं मिलेगा, उसका -1 मार्क्स मिलेगा, ओके। और 300 मार्क्स में से तुम्हें क्या लगता है कि कितना स्कोर अच्छा होता है एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए? कुछ भी रफ आइडिया देखो, 300 मार्क्स में से कितना स्कोर अच्छा होता है एक अच्छे कॉलेज के लिए? अपने हिसाब से ठोको। 250 अबव। और कोई? बोलो ना ऐसे ही, 0 बोल दो। बोल दो ऐसे ही बोलो। तुम इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, जितना बोलना है उसका आधा बोलूंगा मैं। लास्ट बेंच, मैं उसको ही जानता हूँ। 270। और कोई? 180 स्कोर काफी अच्छा होता है। मेरा जेई में जनवरी में 151 स्कोर आया, सितंबर में 211 स्कोर आया। 151 भी मेरा, अगर वो एक्चुअली है क्या, जेई मेंस पहले एक साल में एक ही होता था, जो अप्रैल या मई में हो जाता था बोर्ड एग्जाम के बाद। पर एक नया सिस्टम है, क्योंकि काफी लोग ड्रॉप लेते हैं, तुम्हें ड्रॉप के बारे में सुना होगा कि नहीं पता नहीं, रिपीट करते हैं। मतलब 12th हो गया, बोर्ड एग्जाम दे दिया, उसके बाद एक साल कुछ कोई कॉलेज के साथ नहीं पढ़ेंगे, 13th वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे और जेई का एग्जाम देंगे, जेई या सीईटी जो भी है। मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे रिपीटर्स भी है जिन्होंने इस बार काफी अच्छा परफॉर्म किया। सो मैं कि हाँ, एक एग्जाम होता था पहले, फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि रिपीटर्स का एक साल पूरा वेस्ट ना हो, इसीलिए पहले जनवरी में एग्जाम करवाएंगे, फिर अपना स्टेट का बोर्ड एग्जाम होगा, फिर अप्रैल में जेई मेंस का सेकंड सेशन होगा। इसको बोलते जेई मेन जनवरी सेशन, इसको बोलते जेई मेन अप्रैल सेशन, जो इस बार सितंबर में हुआ लकीली। लकीली और अनलकीली दोनों भी पार्ट है उसके, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो जनवरी और अप्रैल में तुमने जो परफॉर्म किया, इधर इतना परफॉर्म किया, इधर इतना परफॉर्म किया, समझो एक बार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हुआ फिर थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, तो कभी कभी ऊपर नीचे होता है। इनमें से तुम्हारा बेस्ट ऑफ 2 स्कोर आगे चुना जाएगा तो जेई मेंस क्वालिफाई करने के लिए। जैसे मेरा जेई मेंस जनवरी में मैंने बताया 151 मार्क्स थे, ओके। और मेरा सितंबर में लॉकडाउन बढ़ गया तो मेरे पढ़ने का ज्यादा मौका मिला, तो मेरा 211 मार्क्स हो गया। तो मेरा बेस्ट ऑफ 2 कौन सा है? 211 मार्क्स 300 में से, ठीक है। और तो मेरा बेस्ट ऑफ 2 ये है, तो मेरा ये स्कोर आगे जाएगा मुझे रैंक देने के लिए। तो मेरा जेई मेंस में रैंक आया 11,877। कितने बच्चों में से? टू लेके 2.5 लाख में से, ठीक है। तो और ये बात मत समझो कि तुम जितने भी बच्चों के साथ एग्जाम दे रहे हो वो सब एकदम सीरियस बच्चे होंगे।
ठीक है, क्योंकि मेरा दोस्त का 5000 रैंक आया और उसका एडवांस में 2000 रैंक आया, तो 10 लाख में से 2000 तक पहुंचना इतना इजी बात नहीं है। कंपटीशन में तुम्हारे मिनिमम 1 लाख बच्चे गिन लो बस। अगर तुम अच्छे एवरेज भी पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तो सिर्फ तुम्हारे कंपटीशन में सिर्फ 1 लाख बच्चे होंगे, या फिर वो भी नहीं होंगे। ये सिर्फ नाम की बात है कि 10 लाख बच्चे एग्जाम तो दे देते हैं, और फिल्टर हो के इतने ही रहते हैं। तो तुम समझ रहे हो कि हर एक बच्चा सीरियसली एग्जाम नहीं देता। अगर तुम थोड़ा सीरियसनेस दिखा दो तो तुम उनसे आगे चले जाओगे ऑब्वियसली। सो बस थोड़ा सा सीरियसनेस चाहिए, थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, बस। बट टेस्ट इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैंने किन किन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, इंट्रो दिया, फिर एंट्रेंस एग्जाम का सिनेरियो बताया, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताया, और जेई और सीट की बात कर रहा हूँ। तो जेई में मैं बता रहा था 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनके आंसर 2.9876 कुछ भी हो सकता है इस बार, मतलब ये साल से ऐसा हुआ है शुरू। सो उसमें माइनस में भी आंसर रख सकता है, जीरो भी आंसर रख सकता है। सो वो है, थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। बाकी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में भी आते होंगे एक्सरसाइज में, है कि नहीं? सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बिल्कुल अपना ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। एक वीक में कम से कम 4-5 बार तो हर दिन करना चाहिए प्रैक्टिस। शायद तुम्हें करवाते भी होंगे ऑब्वियसली, है कि नहीं? टेस्ट वगैरह लेते होंगे, क्विजेस, ऑनलाइन क्विज होते हैं, सर ने मुझे बताया था। बाकी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस तुम्हारे बोर्ड्स के थ्रू हो ही रही है। तो ऐसा मत समझो कि बोर्ड्स के लिए अलग प्रिपेयर करना है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अलग प्रिपेयर करना है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर तुम बोर्ड्स के लिए अच्छे से कर रहे हो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को थोड़ा अलग से एफर्ट डालना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स हो जाएगा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नाम ही कॉम्पिटेटिव है, तो तुम्हें कुछ अलग सा परफॉर्म करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो हम कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर पेपर में? 20 PCM, टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसमें इंटीजर आंसर आ सकता है, डेसिमल आंसर आ सकता है, नेगेटिव आंसर आ सकता है, जीरो भी आंसर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन में नहीं होगा ऑब्वियसली। और उसमें एक्चुअली अपने को कैलकुलेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। 23/16 कुछ भी पूछ सकता है, मतलब सॉल्व कर करके 23/16 आएगा, तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल अपना डेवलप जरूर करना। तो मुझे सिर्फ लास्ट बेंच से जानना है कि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट बेंच को आ रहा है तो ऑब्वियसली आगे वालों को आ ही जाएगा, तो मैं आगे प्रोसीड करूँ। तेरा नाम क्या था? नाम क्या है? रोहित था, मैं इसको जानता हूँ बचपन से। ठीक है, सो जेई के बारे में पता चल गया। सीईटी का एग्जाम मैंने छोड़ दिया इस साल, क्योंकि मेरा एडवांस में सिलेक्शन हो गया, तो सीईटी देने का ऑब्वियसली कुछ फायदा नहीं है। सीईटी के थ्रू तुम्हें महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, जैसे VJTI है, वीर माता जीजाबाई करके कुछ है, और SVPY सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऐसे पुणे में भी है COEP, जो काफी टॉप कॉलेज है महाराष्ट्र का। तो सीईटी के थ्रू महाराष्ट्र में मिलेगा, और मुझे मतलब महाराष्ट्र में एक्चुअली क्या है, VJTI में तुम्हें डेली अप डाउन करना पड़ेगा। मुझे ऐसा था कि डेली अप डाउन कौन करेगा। तो मैं अच्छा हॉस्टल के लिए एडवांस के एग्जाम के थ्रू जो मिल रहा है वो ले लिया। सो मैं क्या पूछ रहा था एक्चुअली कि सीईटी के बारे में कितने लोग जानते हैं, सुना है नाम? जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। सुना है ना नाम, MST CET? ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा पोस्टपोन तो ऑब्वियसली होगा। जनवरी का जेईई मेंस का सेशन भी फरवरी में हो सकता है, मुझे कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है। हमारा खुद का अप्रैल से शुरू हुआ, 2 बार पोस्टपोन हुआ, सितंबर को हुआ, सितंबर में भी नहीं होने वाला था, बट पॉलिटिकल रीजंस कुछ हुए, पर हो गया, फाइनली हो गया। सो बात यह है कि सीईटी प्रिपेयर करना और अच्छा सेफ साइड है, क्योंकि तुम काफी लोग महाराष्ट्र के होंगे, तो तुम्हें भी ऐसा होता है कि हॉस्टल कौन जाएगा। तो सीईटी में ऐसा नहीं है कि सीईटी के कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं होते, सीईटी COEP वगैरह है, इनमें हॉस्टल होते हैं। बाकी VJTI जैसे टॉप कॉलेज है, NITs जो होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में चलता है ये कॉलेज। सो ऑब्वियसली टू द पॉइंट कॉलेज है। और मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत। मैंने जेईई का कोचिंग स्टार्ट किया था मार्च 2018 में, मार्च नहीं अप्रैल, मार्च में तो बोर्ड एग्जाम हुआ था। तो बोर्ड एग्जाम के 10 दिन बाद ब्रेक लिया, 10 दिन का, फिर कोचिंग शुरू हो गई हमारी। तो उसमें स्टार्ट हुआ था, फिर स्टार्टिंग में मेरा रैंक कुछ पीछे आता था, वो ये रैंक पीछे आया, फिर धीरे धीरे आ गया है। ये बेसिक स्टोरी है हर एक बंदे की। तो 5-6 रैंक आता था, फिर टॉप 3 में आया, टॉप 2 में आया, टॉप 1 भी हुआ कभी कभी।
तो कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर मैं जिस कोचिंग में जाता था वहां पर बच्चे 8-9 से पढ़ रहे आईआईटी के लिए। और आईआईटी, तुमने काफी लोगों ने अच्छे से नाम सुना होगा, आईआईटी कितने बड़े कॉलेजेस है, कितने उनका रेटिंग है कि नहीं। सो कंपटीशन ऑब्वियसली तुम्हें फेस करना है। और एक बात गलती से भी मत लेना, मुझसे कोई मतलब बात निकल रही है और तुम्हारे सिनेरियो में वो बात गलत है, तो तुम वो मैसेज अपने में मत लेना। तुम मैं जो भी बोल रहा हूँ उससे एक प्रॉपर मैसेज लेके जाना, प्रॉपर मैसेज लेना है और उसको स्टोर करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जरूरी नहीं है मैं हर एक बात सच बोलूंगा, मतलब सच तो बोलूंगा ही, हर एक बात सही बोलूंगा, क्योंकि मेरे सिनेरियो में कुछ बात सही हो सकती है, तुम्हारे सिनेरियो में कुछ बात गलत हो सकती है कि नहीं। फर्स्ट बेंच वाला इंटरेस्टेड नहीं है क्या? इधर उधर देख रहा है, हाँ ठीक है। तो हर एक बंदा यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छे से मैसेज लेके ही जाना है कि कुछ अच्छे से एग्जाम देना है। और एग्जाम्स ऐसा नहीं है कि डरावना सीन है एकदम कुछ बड़ा सा होगा, ये बस एक कंपटीशन है जिससे तुम्हें पास करना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ऑब्वियसली काफी इजी एग्जाम है अगर तुम थोड़ा सा भी स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो। जो आनंद सर तुम्हें ऑब्वियसली बैक करेंगे तुम्हें उसमें, ठीक है। और काफी मटेरियल अच्छा अच्छा है आनंद क्लासेस में, मैंने देखा यहाँ जो भी पब्लिकेशंस वगैरह के जो भी मटेरियल मिल रहा है ना, उनका प्रोडक्टिव यूज करना चाहिए। अभी तुम लोग में से कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि फोन एक डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं, है डिस्ट्रैक्शन है, बट हर एक रिसोर्स का इतना प्रोडक्टिव यूज करो कि वो डिस्ट्रैक्शन रहे नहीं। जैसे मेरा खुद का फोन है, इसमें कुछ कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब है, गूगल है, काफी कुछ कोरा है कि नहीं। तो मैंने इसका इतना प्रोडक्टिव यूज किया कि मेरे एग्जाम में ये हेल्प हुआ। जैसे कुछ चीजें होती है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऐसी चीजें आती है कि जो हम भूल जाएंगे आगे 1-2 महीने में भूल जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें होती है जो मैं हर बार गलती करूंगा और मैं भूल जाता हूँ, ऐसी चीजें होती है, ऑब्वियसली होती है, ठीक है। तो ऐसी चीजें तुम्हें कहीं ना कहीं लिख के रखनी पड़ेगी या कहीं ना कहीं स्टोर करके रखनी पड़ेगी। मैं 11th से लिखता था, 11th से 12th तक, पर 12th में नया फोन मिला तो मैं सोचा इसका कुछ यूज करते हैं, टाइम वेस्ट तो होना ही है, इससे अच्छा कुछ यूज करते हैं ताकि टाइम वेस्ट के साथ बैलेंस हो जाए, ये पलटा भारी पड़ जाए। तो फोन ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिसोर्स है तुम्हें यूज करने के लिए। यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स है, तुम्हें पता ही होगा, एजुकेशनल चैनल्स, उनको सब्सक्राइब करो पहले। उनके कुछ टाइम पास हो रहा है, एकदम कुछ कंटाला ही आ रहा है, तो यूट्यूब पे तुम टाइम वेस्ट तो करते हो, ऑब्वियसली करते हो। तो इससे अच्छा कुछ ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करो जिससे तुम्हें इंटरेस्ट आए ये एग्जाम के बारे में पढ़ने के लिए। मैंने एक अपने फोन में सेक्शन बनाया फेवरेट्स का, जो मतलब ऐसे कुछ चीजें हैं यहाँ पर, इसमें इतने सारी चीजें जो मैं भूल जाता था। 11th से मैंने शुरू किया था ये लिखना विखना। एक बुक बना दी थी मैंने, शिक्षा बुक करके, जो मैं 10th से फॉलो कर रहा हूँ। 10th के बोर्ड एग्जाम में मैंने उसको फॉलो किया, तो ऑब्वियसली काफी अच्छा मेरा यूजफुल रहा। पर शिक्षा बुक का एक्चुअल एसेंस जो है एग्जाम के पहले आता है, क्योंकि हम लोग हर पूरा 2 साल पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां होती रहेगी, कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा जो हम भूल जाएंगे। कुछ फैक्चुअल चीजें होती है जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आ जाती है कि नहीं। साइंस केमिस्ट्री में ऑब्वियसली, केमिस्ट्री में काफी ज्यादा चीजें होती है जो फैक्चुअल होती है और डायरेक्ट एग्जाम में आएगी, क्योंकि हम लोग पास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व करेंगे, उनमें एक ट्रेंड दिखेगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें ये डायरेक्ट पूछता है। जो जैसे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह चैप्टर है तुम्हें, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, पॉलीमर्स, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ऐसे कुछ थियोरेटिकल चीजें होती है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता था कि हर एक चीज को स्टोर कर लेता था फेवरेट्स में। कुछ ऐसा बोर्ड पे सर ने कुछ सिखाया, क्लास के बाद फोटो खींच लिया, ऐसा कुछ आंसर किया आया, उसमें ऐसा चीज है कि मैंने गलत कर दिया हो, दिख रहा है ना तुम लोग को, मैंने कुछ गलत कर दिया तो मैं उसको लिख देता था, ये टेस्ट का नाम है MCT 1। बाकी कुछ शॉर्ट नोट्स, ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स काफी फायदे हैं। हर एक चैप्टर का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, मैथ्स में तो फॉर्मूला बुक सबका था, हर एक चैप्टर का मैंने फॉर्मूला बुक बनाया। कोई एक चैप्टर नहीं है जो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा ना हो ताकि मैं रिविजन ना कर पाऊँ। ये शॉर्ट नोट्स है, काफी कुछ है। हर एक एटॉमिक मास भी मैं भूल जाता था कभी कभी, काफी लोगों को याद रहता था और मैं भूल जाता, तो मुझे लगता था यार ये लोग तो काफी बड़ा कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है, मैंने अपनी गलतियों पे वर्क किया, ये सबसे बड़ी चीज है। तुम अपने गलतियों पे वर्क नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, जितना है उतना ही रहेगा। तुम लोग सोचोगे यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कितनी मेहनत, काफी लोग होते हैं इतना मेहनत करते, मुझसे ज्यादा मेहनत वाले लोगों को देखा है मैंने, बट वो लोग अपनी गलतियों पे वर्क नहीं करते थे। तो 10th में मैंने ये कुछ सीखा था कि अपने सर, संजय सर, आनंद सर, इन लोगों ने मतलब जो टेस्ट वगैरह देते थे ना हम, रिटर्न पेपर्स, तो उसमें से मैं हर एक मिस्टेक्स को नोट करता था। शिक्षा बुक जो मैंने बताया, छोटी सी पतली सी बुक बना दी शिक्षा बुक,
तो इसमें हर एक टेस्ट का नाम लिखता था, मुझे कितने मार्क्स आए और कितने गलत हुए। कितने मार्क्स आए वो भाड़ में जाए, क्या गलत हुआ मैं पहले देखूंगा, क्या गलत हुआ और क्यों गलत हुआ वो पहले देखना जरूरी है, काफी जरूरी है। ठीक है, तो वो गलत क्यों हुआ और वो गलत की असली शिक्षा क्या है, मतलब वो उसका असली स्टेटमेंट क्या है या फिर असली रीजन क्या है वो गलत हुआ, वो नोट करना पहले जरूरी है। तो एटॉमिक मास में बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ सॉलिड स्टेट के ये सब है। तो ऐसे काफी चीजें मैंने काफी स्टोर करके रखी इसमें। और इसमें अपने फोन एडिटर तो अंदर होता ही है, तो उसमें एडिट करके लिख देता था, हाँ इधर इधर तेरा गलत हुआ, इधर तेरा पोपट हुआ। ठीक है, तो हाँ मैं काफी मतलब एग्जाम में कंफ्यूजन रहता है इसका, मैं क्या आंसर मार्क करूँ वगैरह वगैरह। और कुछ भी मैंने अपनी कीज बनाई थी, जैसे TBN दिख रहा है, TBN, तो टू बी नोटेड, मतलब ये नोट करना है मन में। और TBL, टू बी लर्न, मतलब ये याद करनी है। नोट करना मतलब हाँ ये कुछ चीजें याद हो जाएगी अपने आप अगर तो रिवीजन करेगा। तो TBL वाली जो चीज है वो तुझे याद करनी ही करनी है, वो तुझे याद नहीं रहेगी, करनी ही करनी है और हो जाएगी, वो वाली बात अलग है। तो काफी चीजें जो अपना फोन का प्रोडक्टिव यूज करेगा ना, उसका मतलब फोन ऑब्वियसली एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन है काफी लोगों के लिए, है कि नहीं। सो इसका कुछ प्रोडक्टिव यूज करो ताकि तुम्हें अपने आप पे गर्व हो। मैं काफी दोस्त जो थे गेम डाउनलोड कर, मैंने 2 साल में कभी गेम डाउनलोड नहीं किया, एग्जाम के रिजल्ट के बाद मैंने गेम डाउनलोड किया। अभी मेरे पास 3-4 गेम्स है। सो ऑब्वियसली मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को अभी, अभी इस वक्त। मैंने 2 साल में इतना ज्यादा मतलब एंजॉय नहीं किया, थोड़ा सेक्रीफाइसेस ऑब्वियसली रहता है। तो ये वो मतलब ऐसा मत मानना कि यार वो तो एंजॉय कर रहा है, वो मस्ती कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तुम अभी जो सेक्रीफाइस करोगे उसका आगे जाके तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। मेरे खुद के जो सीनियर्स है उन्होंने 2 साल इतना हार्ड वर्क किया, उनको 4000 रैंक आया था। अभी IIT रुड़की में ही है वो। तो जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने 2 साल में इतना हार्ड वर्क किया कि उसके बाद जब आए थे वो हमसे मिलने जूनियर बैच से, तो वो इतना बता रहे थे कि यार इतना सब मस्त है, स्विमिंग विमिंग करते, बैडमिंटन खेलते हैं पूरा दिन, एग्जाम के सिर्फ एक हफ्ते पहले पढ़ते हैं। मैं शॉक हो गया कि एग्जाम के सिर्फ एक हफ्ते पहले पढ़ना मतलब क्या है। तो कॉलेज में इतना कुछ नहीं होता कि तुम सिर्फ एकेडमिक्स में घुस जाओ। अच्छे कॉलेज में जाने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि एकेडमिक्स ही नहीं, काफी कुछ एक्सप्लोर करने मिलता है। सिर्फ 10% हम एकेडमिक्स को देते हैं, 90% हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को देते हैं। मेरा पिछले 2-3 सालों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं अभी जाके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ परस्यू करूंगा। फिर मुझे कंटेंट राइटिंग, 10th तक मेरी इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट थी, सबसे फेवरेट। मैं उसमें बहुत हार्ड वर्क किया था, बट कुछ मतलब छूट गया, 11th-12th में छूट गया, क्योंकि PCM करके मेरा 11th-12th में छूट गया इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश में कुछ ठीक ठाक स्कोर आ गया, क्योंकि 10th में इतने एफर्ट्स डाले थे मैंने। तो अभी मैं फिर से कॉलेज में जाने के बाद कंटेंट राइटिंग करूंगा, और कॉलेज में खुद की मैगजीन्स होती है जिसमें खुद कोई भी एक टेस्ट होता है, उसको पार करने के बाद कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अच्छे कॉलेज में ये फायदा है कि तुम सिर्फ 10% टाइम एकेडमिक्स को देते हो, 10 to 20%। और कोई डिसिप्लिन स्टूडेंट 1-2 घंटा भी पढ़ लेता है ना, तो उतना अच्छा होता है, ऐसा हमें सीनियर्स ने बताया। मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरा कॉलेज अभी 23 नवंबर से शुरू होगा, वो भी ऑनलाइन, तो घंटा लाएगा। तो बाकी ये बात है, ऑब्वियसली है। तुम अभी जो सेक्रीफाइस करोगे ना, उसका तुम्हें बेनिफिट काफी काफी ज्यादा होगा, इंटू 20 टाइम्स तुम्हें बेनिफिट होगा। तो मैंने अभी इतने 2 साल से गेम नहीं खेला, अभी खेला तो कितना मजा आया, छोटे छोटे गेम में भी मुझे मजा आ रहा है कि नहीं। बाकी तुम लोग भी गेम तो खेलते हो, अमंग अस वगैरह, है कि नहीं। सो सेक्रीफाइस के बारे में मैंने बताया। अभी कुछ छोड़ रहे हो, कुछ बुरी चीजें छोड़ रहे हो, तो छोड़ने से मतलब कतराना मत। छोड़ रहे हो तो तुम अपने अच्छे के लिए छोड़ रहे हो, और बेनिफिट बेनिफिट इसका जो मिलेगा ना, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। जरूरी नहीं अभी अभी मिल जाए, तुम जो सेक्रीफाइस करना सीखोगे आगे जाके लाइफ में काम आएगा। मैंने खुद अपनी तुमसे सिर्फ मैं 1-2 साल बड़ा हूँ। आगे जो सेक्रीफाइस मतलब मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना अपने सीनियर से सीखा है, टीचर से सीखा है, ये जो है मैं इधर बता रहा हूँ। बाकी तुम लोग से सिर्फ 1-2 साल बड़ा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं मेरे पास बताने के लिए। मैं सिर्फ एक एग्जाम दिया, पास हुआ, क्वालिफाई हुआ, अच्छे कॉलेज में पहुंच गया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है टीचर्स का। पेरेंट्स का भी होता है घर पे, पर टीचर्स का सबसे बड़ा रोल होता है अपने कॉन्सेप्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को हर बार रिवाइज करना। कुछ भी मिस्टेक लगे, कुछ भी डाउट लगे, टीचर्स को पकड़ना। तुम इतना पे करते हो फीस, तो जरूर जरूर टीचर्स के पास जाओ। और लास्ट बेंचर्स भी कतराने नहीं चाहिए टीचर्स को डाउट पूछने में, है कि नहीं। तो हर एक बंदा अपने आप के साथ दूसरों को भी साथ में लेके चलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यही कर लूँ। हाँ, एट टाइम्स सेल्फिश होने में काफी फायदा होता है। मैं 10th तक काफी बच्चों की हेल्प करता था अपने, मतलब मेरे क्लासमेट्स जो थे, बट इतना बेनिफिशियल नहीं रहता था कि
कोई भी हर एक बच्चे को हेल्प करना इतना बेनिफिट नहीं। अपने जो पीयर ग्रुप में है, अपने जो सर्कल में है, उनको साथ साथ लेके चलना और उनके डाउट्स क्लियर करना। अपने कुछ डाउट है, उसका कुछ टॉपिक स्ट्रांग है तो पूछना, उसको पकड़ के बिठाना और पूछना, तो बता भाई ये, ठीक है। तो ये सब जो है, यही चीजें तुम्हें आगे जाके सिखा कि टीम वर्क कुछ होता है। ठीक है। तो टीचर्स जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, मेरे 10th में इंस्पिरेशन थे संजय सर, तुम जानते हो सब ऑब्वियसली, ठीक है। संजय सर का मैंने जो मेरा कोचिंग शुरू हुआ था ना, संजय सर, आनंद सर और मेरे स्कूल के कुछ टीचर्स थे, उनका मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग किया था अपने पुराने फोन में कि मुझे कुछ बेस्ट विशेस दे। मैंने अपने अलार्म्स में सर की आवाजें ऐसी लगाई थी, तो मेरे एग्जाम के दिन भी सर की आवाज ने मुझे उठाया, तो मुझे अंदर से फीलिंग आती, हाँ आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो ऑब्वियसली बड़ा हुआ है कि नहीं। तो अपने टीचर्स को ऐसा मत समझना कि टीचर आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम्हारा भी कुछ रोल है, टीचर्स का भी कुछ रोल है। अपने में बॉन्डिंग रहना चाहिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स का बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि कुछ टीचर्स तो कुछ अच्छे अच्छे को पढ़ाएंगे, मुझे नहीं पढ़ाएंगे, मुझे क्या बताएंगे, मैं तो सिर्फ फीस पे करूंगा और मैं पढ़ ऐसे बैठ के चले जाऊंगा। ये बात सबसे गलत बात है। हर एक बंदा लास्ट बेंच से लेके फर्स्ट बेंच तक सब लोग डाउट्स पूछेंगे, सब लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे। सिली मिस्टेक्स हर एक को नोट करना है। सिली मिस्टेक का कुछ भी रीजन नहीं पता चल रहा है कि हाँ ये बात गलत क्यों हुई, तो उस टीचर्स को पकड़ो, ठीक है। सच में मैं बोल रहा हूँ, टीचर्स जो रोल प्ले करते हैं ना, वो अपनी लाइफ में वो कोई नहीं कर सकता। तो मैंने खुद अपने इंस्पिरेशंस की आवाज अलार्म में सेट की। तो मैं वो मैसेज देना चाहता हूँ कि टीचर्स का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ समझ रहा है तुम्हें कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि ये एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में हर एक बात एक प्रोसेस होती है, कुछ अप्स आएंगे, कुछ डाउन्स आएंगे, बट हर एक प्रोसेस का एक स्टार्ट होता है, हर एक प्रोसेस का एक एंड होता है। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही समेट के चला जाए। हर एक प्रोसेस से कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी है। मैंने अपने 2 साल में एक सबसे बड़ी शिक्षा ली, शांति। शांति, कामनेस, CALMNESS, ठीक है। ये सबसे बड़ी शिक्षा थी मेरी। मैं 10th 11th तक काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आया ना, मैं रॉन्ग क्यों हुआ यार, इतना टेंशन हो जाता था ना मुझे। फिर 2 साल में मुझे ये मालूम पड़ा कि शांति ही सबसे बड़ी ये एक शिक्षा है। बाकी एकेडमिक्स तो है ही है। हर एक चीज अगर हम शांति से एकदम कामनेस से करेंगे ना, अगर तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है, नहीं नहीं शांत, शांत, ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने सब पॉइंट्स में इंक्लूड किया है। एक इसी पर एक बड़ा सा कुछ हो सकता है शांति में। मतलब मन की शांति हो तो अभी तो काम होगा, है कि नहीं। ताकि हम लोग एग्जाम में फ्रस्ट्रेट हो जाते कि यार ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, अगला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, अगला भी नहीं आ रहा है। सो एक मन में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। ऑब्वियसली मेरे साथ जनवरी में ऐसा हुआ था। केमिस्ट्री का मेरा केमिस्ट्री पार्ट थोड़ा वीक है। सो केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, थर्ड क्वेश्चन नहीं आया। तभी तो एकदम मैं पता नहीं मेरा मुझे क्या लग रहा था तभी। और काफी बच्चे होते हैं, हर एक बंदा एग्जाम दे रहा होता है, मैं देख रहा हूँ सब लोग लिख रहे हैं, सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं अपनी वैल्यूज वगैरह, तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है। पर ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता है, बट वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि तुम उनको आ रहा है। तो ऐसे बच्चों से भी बचकर रहना है, ठीक है। ऐसे काफी लोग होंगे, जेई एडवांस इतना बड़ा एग्जाम है, उसमें कुछ बंदे क्या करके जाके ठोक देते हैं आंसर ऐसे ही। नेगेटिव मार्किंग उधर एकदम हाई क्लास लेवल नेगेटिव मार्किंग होती है। -1 तो तुम्हें पता ही चल गया, -2 नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसमें। मतलब एक क्वेश्चन है बहुत लंबा सा चौड़ा सा, उसमें तुमने कुछ मार्क किया, अगर तुम्हारा वो रॉन्ग हो गया तो जीरो मिलेगा, उस क्वेश्चन का कुछ नहीं मिलेगा, और तुम उसके साथ साथ -2 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बात सबसे बड़ी कि हम हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के किया, ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो ही मैं करूँ, नहीं आ रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। तो इसके लिए सबसे जो मेन चीज है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा हूँ, टेस्ट। टेस्ट सबसे मेन चीज है। हम लोग जो एकेडमिक्स के अलावा टेस्ट ऑब्वियसली ऑनलाइन टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सब एग्जाम ऑनलाइन हो गया। नीट का इस साल ऑफलाइन हुआ था, नीट जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता है, नीट का इस साल ऑफलाइन हुआ था, बट अगले साल से शायद ऑनलाइन हो सके, मुझे आइडिया नहीं है इतना नीट का। बाकी ऑनलाइन टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा हर एक एग्जाम स्क्रीन पे होगा, सॉल्व करने के लिए 4-5 पेज जरूर मिलेंगे, पेन मिलेगा, पर तुम्हें एक्चुअल काम स्क्रीन पे करना है। क्वेश्चन उधर से पढ़ना है, मन में स्टोर करना है, सॉल्व करना है, क्वेश्चन आंसर उधर डालना है, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट का काफी ज्यादा इसेंस है, काफी ज्यादा नेसेसिटी है वो हमें परफॉर्म करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो काफी मेहनत तो कर लेते हैं,
और ये सोचते कि हाँ ऑफलाइन जो पेपर में टेस्ट होता है उसको दे देंगे, हाँ पेपर सॉल्व हो गया, इतना इतना मार्क्स आ गया, इतना ही क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन में हो गया, ऑनलाइन में भी आ जाएगा। नहीं भाई नहीं, ऑफलाइन में जो मार्क्स आते हैं, जो पेपर पे हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्टिव बोर्ड्स का पेपर वैसा ऑफलाइन में, उतना ऑनलाइन में आना मुश्किल होता है। मेरा एक पहला ऑनलाइन टेस्ट होता है 11th में, जून मंथ में कुछ, तभी मेरा मार्क्स ऑब्वियसली मतलब 180 के आसपास आ रहे थे, और मेरा मार्क्स ड्रॉप हो गया 140 तक 300 में से। तभी तो 360 का होता था, 300 का इसी साल से शुरू हुआ। सो इतना ड्रॉप हो गया ऑनलाइन में, क्योंकि हमें इधर स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन पे देखना है, उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने माइंड में स्टोर करना है। पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करना होता, कुछ कुछ हाईलाइट्स होते हैं। हाँ 60 kg का मास है, इतना जी की वैल्यू तो हमें पता है, 9.8 दिया है, 10 दिया है, वो देखना है। फिर कितना एंगल पे है, सब कुछ हमें सिर्फ माइंड में नोट करना है। उसका डायग्राम बनाना है तो बना देंगे फटाफट, और ये पेपर पे सॉल्व करके फिर से स्क्रीन पे आना है, एंटर करना है, कंफर्म करना है, हाँ ये आंसर है, यही आंसर है, नेक्स्ट 7 नेक्स्ट, खत्म। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन भी इधर है, आंसर भी सॉल्व भी इधर ही करेंगे, आंसर भी इधर करेंगे। तो तुम्हें डिफरेंस ऑब्वियसली दिख रहा है कि नहीं, डिफरेंस दिख रहा है। तो ऑनलाइन की प्रैक्टिस काफी ज्यादा होनी चाहिए, फोन पे हो, लैपटॉप पे हो, जो भी रिसोर्सेज है उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट लेके रहो। तो तुम ही सबसे कंजूस आदमी बन जाओ, ऐसा तुम खुद को प्रिटेंड करो। मैं सच में बहुत कंजूस था 11th-12th में, जो भी रिसोर्सेज मिलेगा मैं सॉल्व करूंगा उसको। ऊपर से मैं मारवाड़ी हूँ तो कंजूस तो होना ही है तो ऐसा मत बोलो कि मारवाड़ी कंजूस होंगे, सबको कंजूस होना है। जो भी रिसोर्सेज मिले उसको अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करो, कुछ भी हो, तुम्हारे बेनिफिट के लिए कुछ हो रहा है, कुछ गलत काम ऑब्वियसली नहीं करना है, किसी का बुक चोरी करके लाओ नहीं, ठीक है। दोस्तों का काफी अच्छे से, अपने ग्रुप का काफी अच्छे से यूज लो। मेरा खुद का जो फ्रेंड था, 5th स्टैंडर्ड से फ्रेंड है, हम लोग काफी जर्नी, पूरा जेई का जर्नी साथ में आए, तो हमने एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया। कभी वो टेस्ट में गिरा तो मैंने उसको उठाया, मैं गया तो उसने मुझे उठाया। तो ये काफी सपोर्ट होता है, ऐसा मत समझना कि हम अकेले ही पूरा फाड़ देंगे, नहीं, ठीक है। तो काफी सपोर्ट की जरूरत होती है। कुछ ही लोग होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप, जो अकेले कुछ निकाल लेते हैं, काफी कम लोग होते हैं, और तुम लोग में से मुझे नहीं लगता कोई होंगे ऐसा इधर काफी मौज मस्ती होती है, मुझे पता है। सो तुम लोगों को पता चल गया कि रिसोर्सेज का क्या यूज होता है, रिसोर्सेज का काफी यूज होता है, फोन का वगैरह वगैरह, ऑनलाइन रिसोर्सेज है, जो भी बुक्स मिल रही है टारगेट पब्लिकेशन के, चाहे तुम्हें जो भी बुक्स मिल रही है उसको A to Z सॉल्व करो और फिर से रिवीजन करो, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट, इंट्रो हो गया, एंट्रेंस एग्जाम का सिनेरियो बता दिया मैंने। गवर्नमेंट कॉलेजेस, जेई, सीईटी का, सीईटी एक्चुअली 200 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, मैथ्स 100 मार्क्स का होता है। इसमें ये बात अलग है कि मैथ्स के हर एक क्वेश्चन पे तुम्हें 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में हर एक क्वेश्चन में सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा, और जेई में एक क्वेश्चन पे 4 मार्क मिलता है, ठीक है। तो मैं बात एक बार अभी स्टार्टिंग में बोला था कि 300 में से कितना स्कोर अच्छा होता है, 180 तक भी आ जाए तो काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। 200 के पार हो जाए तो बस सेट है। सो 180 या 150 टू 180, ऐसा मत है कि, ऐसा मत का सोचना है कि लिमिट सेट कर देते 180 लाना है, 300 भी आ पाए तो कर लो। आजकल आ रहे भाई लोगों के, नीट का भी रिजल्ट आया, देखा होगा तुम लोगों ने, शोएब आफ्ताब वगैरह, एक और है, एक लड़की एक लड़का, 720 में से 720 आ गया, 720 मार्क्स का पेपर होता है नीट में। और मेंस में भी 2017 में एक रिकॉर्ड हुआ था, लिम्का बुक रिकॉर्ड में ऐसा नाम गया था, कल्पित विरवल, काफी लोगों ने सुना होगा, उनका यूट्यूब चैनल भी है, मैं भी उनको फॉलो करता था। सो उन्होंने 360 में से 360 लाया, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। लिमिट सेट नहीं कर सकते हम कोई भी एग्जाम में, वो एग्जाम के दिन पर डिपेंड करता है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं जनवरी में बताया कि मेरा क्वेश्चन नहीं हो रहा था, मैं घबरा गया, तो उसमें ऑब्वियसली मेरा इतना कम मार्क्स था, 151 मार्क्स, जबकि मुझे 180 तक एक्सपेक्टेड था। और मेरा सितंबर में काफी शांति एकदम, क्योंकि लॉकडाउन में तो हम घर पे ही थे, सब घर पे थे। तो ये सब कुछ चीजें थी जो मैंने सीखी अपने ऑनलाइन प्रैक्टिस के लैपटॉप पे वगैरह वगैरह। सो जो भी रिसोर्सेज है उसका काफी अच्छे से यूज करना है, और मतलब हेल्प मांगने से ऐसा कतराना नहीं है कि डाउट्स पूछूं मैं, अब मेरा नाक कट जाएगा इतना छोटा डाउट पूछूंगा तो नहीं। मेरे सर खुद बोलते थे मुझे, भाई तू कैसा बंदा है वैसे डाउट पूछ, नहीं नहीं सर बताओ, मैं पैसा भरा है सच में लाखों की फीस भर के ऐसा डाउट डाउट नहीं पूछो तो क्या फायदा है कि नहीं। तो ऐसा कतराना मत, कभी भी डाउट्स पूछने से कभी नहीं कतराना। छोटा से छोटा डाउट है कि a = b, ये सब क्या है, छोटा मोटा जो भी हो, कुछ भी डेरिवेशन हो,
कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमेशा होनी चाहिए मैंने। तो हाँ, यहाँ से आज से ये प्रण ले लो कि डाउट्स तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, कुछ भी हो जाए डाउट्स तो मैं पूछना ही पूछना है। इतना भी नहीं कि सर को एकदम परेशान हो जाए सब एक के ऊपर एक है, तो नहीं, आराम से पूछो, डाउट्स पूछो। और जो डाउट्स है तुम्हारे नोट करते जाओ कहीं पर कहीं ना कहीं पर। टेक्स्ट बुक में से पूछा तो टेक्स्ट बुक के बाजू में नोट करो, रेड पेन से ब्लैक पेन से, अलाउड है ना ये सब तो। तो जो भी है नोट करते जाना, ऐसा नहीं है कि डाउट पूछ लिया चलो निकल लिया, नहीं, कुछ हर चीज नोट करनी है। तो मैं हर एक चीज नोट करता था 10th से, बचपन से आदत है कि नहीं। तो नोट करना जरूरी है, एकदम जरूरी है। नोट करना है, नोट ही करना काफी नहीं है, उसको रिवाइज भी करना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ प्रोसेस। प्रोसेस का स्टार्ट होता है, एंड होता है, बट इसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल के अपने